अगर ये एफआईआर ना दर्ज हुई तो ये मामला मैं इतना हाईलाइट कर दूंगा कि इनकी सोच से बाहर है। और आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से क्लियरली ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये एफआईआर तो दर्ज होनी है। इसको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि हम राइट पे हैं। और इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। अगर इस एप्लीकेशन में 1% चांस भी होता है कि ये एप्लीकेशन झूठी है, खुदा की कसम मैं इसके ऊपर परसुई ना करता। लेकिन एक राइट पे है और एक शख्स बाअसर है, ताकतवर है, पैसे वाला है, तो इसका क्या मतलब है कि पुलिस उसको कनाइवेंस करेगी, पुलिस उसको फैसिलिटेट करेगी? ये नहीं हम होने देंगे। ना इससे पहले कभी किसी केस में होने दिया है, ना इसमें होने दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारा किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, बीइंग अ पब्लिक ऑफिशियल, क्यों पुलिस ऑफिसर, क्यों एसपी साहब इतने पर्सनल हैं? वो क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे? अगर हमारी एफआईआर, हमारी एप्लीकेशन झूठी है, आप हमारी एफआईआर देने के बाद खारिज करें, 182 की कार्रवाई हमारे ऊपर करें अगर झूठी है। बिल्कुल सही। आप एक एप्लीकेशन रिसीव करने से पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये हुआ झूठा और सच है? और ये प्रोड्यूस होने जाने के बाद मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ एसपी सलमान साहब से कि उन्होंने ये सारा मामला देखने के बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें कौन सा ऐसा मंतक है, कौन सा ऐसा लॉजिक है कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं दी जा रही। तीसरी एफआईआर जो है वो मेरा ख्याल है पुलिस किसी बड़े इंसिडेंट का वेट कर रही है कि शायद कोई एक मर्डर तो हो चुका है, क्योंकि एक आधा मर्डर और हो तो फिर शायद वो एफआईआर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज से 1.5 माह पहले एक 11 साला बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती करने के बाद ज़िंदा जला दिया गया। इस केस को पाकिस्तान के मरूफ वकील फ़याज़ रामी साहब डील कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इस केस की क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। सर बताइएगा कि ज़ैनब केस के हवाले से क्या अपडेट है अभी? बहुत शुक्रिया गौहर आपका। देखें, इसमें 2 बच्चियां थीं, एक का नाम ज़ैनब है और दूसरी का नाम महवश है जी। तो दोनों बच्चियों को रेप का निशाना बनाया गया। रेप का निशाना बनाने के बाद एक बच्ची को मर्डर कर दिया गया, फिर उसके बाद उसे जला दिया गया। जलाने के बाद उसे तशद्दुद करते रहे, सही। मतलब बच्ची की डेथ हो जाने के बाद भी उसे तशद्दुद करते रहे। इसमें जो मरकज़ी मुलज़म था वो गिरफ्तार हो चुका है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो गुनहगार पाया गया है, ठीक है। जुर्म उसके ऊपर साबित हुआ है। सही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल उसके अगेंस्ट है, उसमें रेप प्रूव हुआ है। ठीक हो गया। और पूरी तरह से वो इन दोनों जराइम में मुलविस पाया गया। सही। 4000 पे मजबूर माँ बाप ने बच्चियां जो थी वो काम पे लगवाई हुई थी, सिर्फ 4000 महाना पे? सिर्फ 4000 पे। ठीक हो गया। और इंतहाई अफसोसनाक ये इंसिडेंट है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और अभी रिसेंट इसमें अपडेट ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो गुनहगार पाया गया और वो सारी चीज़ें भी क्लियर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं इसका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है या स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बतौर एडवोकेट उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। सही है। और हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहे हैं और फर्दर हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद हम करेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अब हम करेंगे। अच्छा, हमने ये सुना है कि इसके ऊपर जो ना एफआईआर भी नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजह है? हाँ, एक जो मुलज़म है, मरकज़ी मुलज़म सलमान ताहिर, इसके कज़न्स हैं, वो बाअसर लोग हैं। ठीक है। वो हरासा कर रहे हैं कंप्लेनेंट पार्टी को, मुद्दई मुकदमा को हरासा कर रहे हैं और उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो सुलह कर ले। ठीक है। और उसको हर तरह से परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कुछ पेपर भी फोर्सफुली उससे अंगूठा लगवाए ताकि इसको मामले को राजीनामे का रंग देकर ख़त्म किया जा सके। ठीक है। लेकिन गुड लक ये रही कि वो मैटर जो है वो मेरे पास आ गया, जिसकी वजह से हमने टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि पुलिस की कारकर्दगी इसमें बहुत ही आप कह लें कि बहुत ही आप कह लें कि अनसेटिस्फाइड है। और पुलिस इसमें अपना बिल्कुल भी रोल प्ले करने में नाकाम हो चुकी है। 2 एफआईआर और ऑलरेडी हो चुकी हैं। तीसरी एफआईआर जो है वो मेरा ख्याल है पुलिस किसी बड़े इंसिडेंट का वेट कर रही है कि शायद कोई एक मर्डर तो हो चुका है, क्योंकि एक आधा मर्डर और हो तो फिर शायद वो एफआईआर देंगे। एक लीगल राइट बनता है और इस पे कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले हमने सीसीपीओ लाहौर को एप्लीकेशन दी, जिन्होंने एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन को मार्क कर दी। हालांकि एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन को मार्क करने का कोई तुक नहीं बनता था,
ये ऑपरेशन को मार करना इसको होता है। सही फिर उन्होंने सुना, उन्होंने हमारे विटनेसेस को सुना। इतने टची मैटर में गवाह बनाना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही रास्ते में किसी को कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई नुकसान पहुंचा दे, लेकिन हमने अपने विटनेसेस बार बार पुलिस के सामने पेश किए। फिर उन्होंने DI इन्वेस्टिगेशन साहब के पास भेज दिया। फिर उन्हें सारा ये 1 महीने का साइकिल पूरा करने के बाद समझ आई कि ये तो ऑपरेशन ब्रांच का मामला है। तो फिर CCPO साहब ने कहा जी SP ऑपरेशन को पास जाएं। 3 बार हम उनके पास पेश हुए, अपने विटनेसेस भी पेश हुए। और इसमें मैं बिल्कुल ऑनऑथ ये बात करता हूँ कि इसमें जो अक्यूज़ पार्टी है, उन्होंने वो पेपर जो उन्होंने फोर्सफुली लगवाए थे अंगूठे, वो अदा पेश कर दिए SP के पास। SP साहब के सामने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। सही फोटो कॉपी प्रोड्यूस कर दी कि जी इन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। अब मुझे बताएं कि अगर हमने अपनी मर्जी से दिया होता, कंप्लेनेंट ने अपनी मर्जी से दिया होता, तो वो क्या लेने जाता है एप्लीकेशन देने, क्यों गया? सही अगर उसने अपनी मर्जी से देना होता तो वो तो अब तक केस वाइंड अप कर लिया होता उसने। बिल्कुल ऐसे वो प्रोसिक्यूट क्यों कर रहा है? वो मुकदमा क्यों फाइट कर रहा है? बिल्कुल वो ठिके क्यों खा रहा है? जो पेपर वहाँ पे पेश किए गए हैं उसके अंदर कोई अमाउंट वगैरह भी मेंशन की गई कितने पैसे लेके पार्टी ने सुलह की है? नहीं, उसमें अमाउंट नहीं लिखी गई, उसमें सिंपल ये लिखा गया है जी हमारा राजीनामा हो गया। और मजे की बात ये है गौहर भाई कि अभी तक ओरिजिनल पेपर जो है वो अक्यूज पर्सन के कब्जे में है। सही SP साहब को फोटोकॉपी प्रोवाइड की गई है और एक पेपर दिया गया है, जबकि 5 पेपर्स के ऊपर अंगूठे लगवाए गए हैं। ठीक हो गया और ये प्रोड्यूस होने जाने के बाद मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ SP सलमान साहब से कि उन्होंने ये सारा मामला देखने के बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें कौन सा ऐसा मंतक है, कौन सा ऐसा लॉजिक है कि इसके ऊपर FIR नहीं दी जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सुनने में आया कि जो मुलजम पार्टी है वो मतलब काफी पैसे वाले हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो पैसा वूसा लगा के जो है ना इस मामले को रोकने की कोशिश कर रहे डेफिनेटली जी 2 ही चीज़ें हैं, लालच और खौफ, हैं? जिसकी वजह से इंसान जो है वो ट्रैक से हट जाता है सही और वो काम करता है जो उसको कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। अगर SP साहब अपना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म कर रहे तो इट मीन कि इन दोनों में से कोई एक वजह तो है। सही अब खौफ उनको किसका हो सकता है? दूसरी तो वजह लालच ही हो सकती है। तो ये है कि एक लॉफुल ड्यूटी है उनकी, ठीक है। अगर हमारी FIR, हमारी एप्लीकेशन झूठी है, आप हमारी FIR देने के बाद खारिज करें, 182 की कार्रवाई हमारे ऊपर करें अगर झूठी है। बिल्कुल सही आप एक एप्लीकेशन रिसीव करने से पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये हुआ झूठा और सच है? बिल्कुल सही है और फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने डायरेक्टली कहा है कि आप या 154 करें या 155 करें। 154 है डायरेक्ट FIR। अगर एप्लीकेशन के मुताबिक कुछ ऐसे जुर्म है जिसके ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं हो सकती, नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म है, फिर इसको 155 करें। अब इनकी मेलाफाइडी देखें, इनकी बदनीति देखें। हमारी एप्लीकेशन से साफ जाहिर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, काबिल दस्तंदाजी जुर्म साबित होता है 506 भी, जिसके ऊपर FIR बनती है। सही लेकिन इनकी मेलाफाइडी देखें, ये अब कॉग्निजेबल एप्लीकेशन को नॉन कॉग्निजेबल करार दे रहे हैं और रिपोर्ट 155C की बना के उसको 155 CRPC की बना के FIR जो है वो नहीं देना चाह रहे। और फिर जिसमें SHO साहब को कल ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब किया है। और एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं कि जो पैरवी ऑफिसर है रियाज अख्तर ASI, उसने जो है वो FIR के लिए इजाज़तनामा लिख लिया हुआ था, लेकिन SP साहब ने उसे रिकवाया कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इसके ऊपर FIR देने की। तो ये इंतहाई जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतना ज़्यादा फेवर मुल्ज़मान को क्यों दी जा रही, इतनी ज़्यादा कनाइमेंट मुल्ज़मान के साथ क्यों की जा रही है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि 2 सवाल है मेरे माइंड में, वो बाद में करूँगा। पहले ये बताइएगा, एक तो पार्टी स्ट्रॉन्ग है, जो मुलज़म पार्टी पैसे वाली है और जो भी मामले थे वो सारे नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आपके मद्दे मुकाबले में एक वकील भी बहुत बड़ा खड़ा है, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब उनसे फाइट करके आप जीत सकते हैं इस केस को? देखें जी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ा छोटा तो कोई भी नहीं होता, कानून की नज़र में तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है। वहाँ पे गोहर कोई कुश्ती तो होनी नहीं, कोई रजब और अनस भट्ट का कोई मैच तो होना नहीं है सही जो वहाँ पे बॉक्सिंग चलनी है। वहाँ पे तो बात होनी है कानून की, ठीक है। जो अच्छे दलाइल देगा, जो अच्छे तरीके से अपना केस अदालत में रिप्रेजेंट करेगा, अच्छे एविडेंस सामने लाएगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, अच्छा लॉ पॉइंट सामने अदालत के रखेगा, वो चाहे फयाज रामे है, चाहे वो मियाँ दाऊद साहब हैं, उसमें से उसको जीत अदालत उस चीज़ को कंसीडर करेगी। हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट पे है और हम बड़े होपफुल हैं क्योंकि हम हक पर हैं और इसके अलावा लीगली भी हम स्ट्रॉन्ग हैं। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला हमें जीत जो है वो इसमें देगा। लेकिन जीत से बड़ी बात यह है
कि एक मजलूम वालदैन के लिए इंसाफ का हासिल। मोहम्मद साहब, हमने देखा है साहब का केसेस में अंदर भी कि आपने हमेशा जो है ना वो गरीब जो लोग होते हैं उन्हीं के केस उठाए हैं और उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बाज़ औक़ात पैसा देख के बंदा लालच में आ जाता है। तो कहीं न कहीं आपको भी कोई ऑफ़र हुई है कि इतने पैसे ले लें आप तो इस केस से हट जाएँ, छोड़ दें इस केस को, हम इसको खुद ही निबड़ लेंगे? गौहर बात ये है कि आप पहले भी मुझे देखते रहे हैं। इससे पहले भी तो बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र्स की, तो क्या हुआ उसका? क्या हमने एक्सेप्ट कर ली थी? नहीं। तो बात ये है कि ये मैं इस मामले को इस तरफ नहीं लेकर जाना चाहता। मैं सिर्फ़ आपके प्लेटफ़ॉर्म से इतनी बात करूँगा कि अगर इसमें लीगल हमारा राइट बनता है, सही। अगर ये एफ़आईआर ना दर्ज हुई, तो ये मामला मैं इतना हाइलाइट कर दूँगा कि इनकी सोच से बाहर है। सही। और आज मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से क्लियरली ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये एफ़आईआर तो दर्ज होनी है। इसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि हम राइट पे हैं और इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जाएँगे, क्योंकि हम राइट पे हैं और हम अपना राइट कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? अगर इस एप्लीकेशन में 1% चांस भी होता है कि ये एप्लीकेशन झूठी है, खुदा की कसम मैं इसके ऊपर परसुई ना करता। लेकिन एक राइट पे है और एक शख्स बाअसर है, ताकतवर है, पैसे वाला है, तो इसका क्या मतलब है कि पुलिस उसको कनाइवेंस करेगी, पुलिस उसको फैसिलिटेट करेगी? ये नहीं हम होने देंगे। ना इससे पहले कभी किसी केस में होने दिया है, ना इसमें होने दिया। मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि हमारा किसी से कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, बीइंग अ पब्लिक ऑफिशियल, क्यों पुलिस ऑफिसर, क्यों एसपी साहब इतने पर्सनल हैं? वो क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे? क्यों वो इतने रिलक्टेंट हैं? ये बात देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। बहरहाल इसको हम हर हाल तक लेकर जाएँगे और इसकी एफ़आईआर भी लॉन्च करवाएँगे और दीगर जो बनते हैं कानून के तकाज़े जो बनते हैं, इंसाफ के तकाज़े, वो भी पूरे करेंगे और जिसका जो रोल बनता है, उसको उसके रोल के मुताबिक मैक्सिमम पनिशमेंट दिलवाएँगे। अच्छा सर, स्टार्ट में जैसे आपने बताया था कि पहले बच्ची को मारा गया, फिर उसको जलाया गया और जलाने के बाद फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। क्या समझते हैं कि वो कुछ साइको मतलब बंदा था जिसने ये सारे मामले किए या वजह क्या थी? आखिर कि उस बच्ची के साथ क्या दुश्मनी थी? 11 साल बच्ची, छोटी-सी बच्ची, मासूम सी बच्ची। देखें, कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। ये कोई दरिंदा सिफ्त इंसान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सही है। तो ये जो नज़र आ रहा है सामने आपको सारी चीज़ें, इससे तो यही साबित होता है साइको क्या होना है, ये एक हैवानी सिफ़त रखने वाला कोई ये इंसान है, जिसने इस तरह से बच्चियों को टारगेट किया। लेकिन आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर पूरन वीडियोज़ और इस तरह के मामलात और ये इसकी ये मेरा ख़्याल है कि कोई इस तरह के मामलात का कोई एडिक्टेड पेशेंट मुझे लगता है। सही। और जिस तरह से बच्ची ने बताया कि उसको कमरे में ले जाना और गन पॉइंट पे जाके रेप का निशाना बनाना, तो वो इस तरह की कोई मूवीज़ का देखने का आदी या इससे मुझे जो लगा है। बहरहाल हम उसमें फ़र्दर डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये है कि एक घिनौना जुर्म है और ये किसी इंसान का काम तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे इंसान तो देखें बच्चे फूल की तरह से होते हैं और उनको फूलों की तरह ही रखा जाता है। ऐसे ही। और मुझे नहीं समझ आती कि इसमें बच्चे के साथ उसे करके क्या मिला है। बिल्कुल ठीक सही। ठीक है। और इसकी ना कोई बॉडी है, ना कोई ऐसे मामलात हैं, ठीक है। देखिए ना, आपको कोई इल्लीगल इंटरकोर्स करने के लिए भी कुछ लवाज़मात होते हैं। ऐसे ही है। तो आप एक बच्चे के साथ जो बेबस है, निहत्था है, उसको फ़ोर्सफुली दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस जो हैं, उनको माशरे में एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए। अच्छा सर, जैसे पिछले इंटरव्यू में बच्ची ने बताया था कि मैंने जो उसकी वालदा थी जहाँ वो मालकन सील करके, मैंने उसको जगह बताया था कि वो बच्ची को आग लगी जिसको बचाया जाके, तो उसने कहा था कि खुद ही जाके करो सारा कुछ, मैं नहीं कुछ कर सकती। तो उसकी वालदा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, उसको हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेट किया है, लेकिन पुलिस उसमें भी रिएक्टेड है, उसमें भी उसको नॉमिनेट नहीं किया गया। सही। तो ये सारे मामला जब हैं कि अब मामला है अ रशीदा बीबी जो कि कंप्लेनेंट है इस केस की वर्सेस स्टेट। अब सिस्टम के साथ भी उन्हें लड़ना पड़ रहा है। आपको पता है कि कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इंसाफ के असूल के लिए पैसों के मामलात और बहुत सारे मामलात, तो ये मुश्किल है इस मुल्क में चलाना। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से इस केस में प्रो बोनो हैं, विदाउट एनी फ़ी हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें पार्टी की क्या सूरत-ए-हाल है? जैसे बता रहे हैं गरीब तो है फैमिली, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो उनको डरा-धमका के भी सुलह की जा सकती है। डरा-धमका के ना हुई तो पैसों का लालच देके भी कर सकते हैं। तो गरीब लोग ज़्यादातर जो देख लेते हैं कि अब 50 लाख, 20 लाख या मिल गया है, तो कोई मसला नहीं, हमारी बच्ची तो वापस नहीं आएगी। तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उनका माइंडसेट क्या है? फ़िलवक़्त तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ठीक है। फ़िलवक़्त तो वो मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाना चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं। सही। आगे आने वाले वक़्त में देखते हैं क्या होता है। जी नाज़रीन, अभी आपने केस की सारी डिटेल जानी है। इंशाल्लाह इस केस के अंदर जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
और एक बात जो हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर मुल्ज़मान को अगर सख्त सख्त सज़ा दी जाए तो ऐसे केसेस के ऊपर जो है ना वो रोकथाम की जा सकती है, तो रोका जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।